हेलो गाइस। यूपीपीसीएस 2021 और आरओ 2021 के लिए हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। तो उसी की सीरीज़ में अब आज की टॉपिक है तुगलक वंश। इसका टाइम पीरियड रहा है 1320 से लेकर 1414 के बीच में। ओके। गयासुद्दीन तुगलक इसका पहला शासक था जिसने 1320 से 1325 तक शासन किया। इसने गजनी की उपाधि धारण की थी, यानी कि गाजी मलिक की उपाधि। ठीक है। इसने किसानों की स्थिति में सुधार किया, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की, बटाई और ऋणों की वसूली इसने बंद करवा दी थी। ऋणों की वसूली गयासुद्दीन तुगलक ने बंद करवा दी थी। और जो राजस्व था उसका 1/3 भाग वो लेता था, फसल का 1/3 भाग राजस्व के रूप में लेता था। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। और डाक व्यवस्था को चलाने वाला ये शासक था गयासुद्दीन तुगलक। ओके। इसने पदों को वंशानुगत बनाया, साथ में वंशानुगत के साथ साथ योग्यता को भी इसने प्रेफरेंस दी और योग्यता को भी उसमें जोड़ा ताकि इजारे जारी जो प्रथा थी उसको समाप्त किया जा सके। इसने दाग प्रथा और चेहरा प्रथा की शुरुआत की। दक्षिण राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम गयासुद्दीन तुगलक ने किया। पहला आक्रमण किसी के समय हुआ था? जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ था, अलाउद्दीन ने किया था। और दूसरा आक्रमण अलाउद्दीन के समय हुआ था। ठीक है। जलालुद्दीन के समय में जो पहला आक्रमण हुआ था वो कहाँ हुआ था? साउथ में सबसे पहले हुआ था देवगिरी पर। ठीक है, 1294, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, देवगिरी पर पहला आक्रमण हुआ था। साउथ में पहला आक्रमण देवगिरी पर हुआ था 1294 में। ओके। और दूसरा आक्रमण हुआ था 1313 में। मलिक काफूर गया था वारंगल। ओके। काकती वंश का शासक था यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव। वारंगल प्रताप रुद्र देव। ओके। गयासुद्दीन तुगलक का औलिया से विवाद हो गया था और इसी समय था दिल्ली दूरस्थे। दिल्ली अभी बहुत दूर है। और तुगलकाबाद के समीप अफगानपुर गांव में लकड़ी के बने एक भवन के गिरने से 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी और तुगलकाबाद में ही इसे दफनाया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। सबसे महत्वपूर्ण है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में कहते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अरबी, फारसी, खगोल शास्त्री, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान और तर्कशास्त्र जानता था। इतने जो है विषयों का वो जानकार था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही इब्न बतूता भारत आया। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और इसकी किताब का नाम है रेहला। ये इसका यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत। ओके। 1342 में इसे राजदूत बनाकर चीन भेज दिया था MBT ने। 5 योजनाएं हैं महत्वपूर्ण MBT की। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो मंगोलों की देन था। ठीक है ना। हालांकि भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन MBT ने ही किया। खुरासान पर आक्रमण और कराची अभियान, ये 5 उसकी योजनाएं हैं जो हमेशा चर्चा का विषय रहती हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। MBT ने कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि विभाग की, जिसे कहा गया दीवाने अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। तकावी ऋण दिए। MBT के समय सबसे ज़्यादा विद्रोह सबसे ज़्यादा इसी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह हुए। और इसी के समय में बहमनी, विजयनगर, मदुरा, ये सारे राज्य कैसे हो गए? स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व पे आ गए। सिक्कों पर खलीफाओं का नाम छपवाया। सिक्कों पर किसका नाम छपवाया गया? खलीफाओं का नाम छपवाया गया। कारण इसका राजनीतिक था, ताकि खलीफाओं से मान्यता प्राप्त की जा सके। उस्र और जकात को छोड़कर सारे कर समाप्त कर दिए गए। ठीक है। जकात कौन सा कर होता था? केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला कर होता था जकात। ओके। होली के त्यौहार में भाग लेने वाला ये सुल्तान था और ये दीपावली में भी हिस्सा लेता था। इसका जो भी असफलता रही MBT की, वो इसका निजी व्यक्तित्व था। क्यों? क्योंकि ये
आगे से आगे अपनी जो पॉलिसीज़ थी, समय के से आगे की पॉलिसीज़ को ये इम्प्लीमेंट करता था। ओके, अब बात करते हैं फिरोज तुगलक की। ठीक है, हालांकि एक फैक्ट और देख लीजिए आप लोग कि एक अभिलेख है राज समुद्री अभिलेख, राज समुद्री अभिलेख। ठीक है, इसमें एमबीटी को दुनिया का खान कहा गया है, दुनिया का खान किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। ठीक है, इसने जो स्वर्ण सिक्के चलाए थे, स्वर्ण सिक्के, उसे दीनार कहा गया है। ये सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, बहमनी विजयनगर आपको पता ही है इसी के समय बनकर खड़ा हुआ। इसने एक धर्म जो है राज्य की स्थापना की, धर्मनिरपेक्ष राज्य की आप कह सकते हो, धर्म निरपेक्ष राज्य की इसने स्थापना की। ठीक है, इसकी उपाधि जो थी वो थी जूना खां की। क्या उपाधि थी? जूना खां की उपाधि थी एमबीटी की। ठीक है, इसके समय एक मंगोल आक्रमणकारी आया था। मंगोल आक्रमणकारी कौन आया था? तर्माशरीन। तर्माशरीन मंगोल आक्रमणकारी था जो एमबीटी के समय भारत आया था, और ये अंतिम मंगोल था, अंतिम मंगोल अटैक था जो इसके समय हुआ था। ठीक है, इसे मुद्रा शास्त्री कहा गया है, एमबीटी को स्वप्नशील एवं रक्त पिपासु भी कहा गया है इसे। ठीक है, बाकी आपने जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लिया। अब बात करते हैं फिरोज तुगलक की। इसकी आत्मकथा है फुतुहात फिरोज शाही, जो इसने स्वयं लिखी। कई बार इसके लिए प्रश्न पूछा गया है। फुतुहात फिरोज शाही, फुतुहात का मतलब है स्वयं द्वारा लिखी गई पुस्तक। ठीक है, स्वयं द्वारा लिखा गया, तो फुतुहात फिरोज शाही, फिरोज तुगलक की क्या है? ये इसकी आत्मकथा है। यह एमबीटी का चचेरा भाई था, सफल शासक था। साहस का हालांकि इसमें अभाव था, लेकिन ये अपने राज्य में होने वाले विद्रोहों को दबा नहीं पाया। सल्तनत से पृथक राज्यों को पुनर्जीवित नहीं कर पाया। जो भी एमबीटी के समय सल्तनत से राज्य पृथक हो गए थे, अलग हो गए थे, उन्हें वो नहीं जोड़ पाया। कारण था इसका, इसके समय राज्य का, एमबीटी का या तुगलक वंश का जो पतन होने लगा, कारण था अकुशल ढीला प्रशासन, कमजोर विदेश नीति और दोषपूर्ण सैनिक संगठन। इस कारण से इसका जो पतन था वो प्रारंभ हो गया। इसने तकावी ऋण माफ़ कर दिए, कारण था सस्ती लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए इसने तकावी ऋण माफ़ कर दिए। ठीक, केवल 4 कर लगाता था ये। कौन कौन से थे वो कर? खराज, जकात, जजिया और खुम्स। खराज, जकात, जजिया और खुम्स। ओके, तो और अगर इसके फैक्ट को देखें तो ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया। कौन सा कर लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, शुष्क कर नहरों के लिए सिंचाई का कर था, 10% का शुष्क कर लगाया इसने। 1200 लगभग बागों का इसने जो है पौधारोपण कराया। 1200 बाग लगवाए। सरकारी पदों को इसने फिरोज तुगलक ने वंशानुगत बना दिया। वेतन में जागीर देने की प्रथा को इसने पुनर्जीवित कर दिया। इसने कुछ नए नगरों को भी बसाया, जैसे कि हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। ठीक है, वेतन की जगह इसने जागीर देने की प्रथा को प्रारंभ किया। नए नगरों में इसने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर को बसाया। हालांकि जो फिरोज तुगलक था, इसने कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया, कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया। फिरोज तुगलक में अनुवाद विभाग की इसने स्थापना की। फिरोज तुगलक ने क्या किया था अपने समय में? अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। सम्राट अशोक का दिल्ली टोपरा स्तंभ और दिल्ली मेरठ स्तंभ फिरोज तुगलक द्वारा ही दिल्ली लाया गया था। ध्यान रखिएगा, फिरोज तुगलक इसको कहाँ ले आया था? दिल्ली लेकर आ गया था। ओके, इसके बाद इसने, इसके बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, राज्य की आमदनी का ब्यौरा भी फिरोज तुगलक ने तैयार करवाया था। क्या कराया था? राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया था। ठीक है, नहरें खुदवाई पानी की समस्या को दूर करने के लिए। धार्मिक नीति की बात करें फिरोज तुगलक की, तो धर्मांधता था, यानी कि असहिष्णु ब्राह्मणों पर भी इसने जजिया कर लगा दिया था। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का ये अग्रस्त था, यानी कि जैसे सिकंदर लोदी और औरंगजेब थे उसी का अग्रस्त था, यानी कि उससे पहले फिरोज तुगलक था धर्म के मामले में। ठीक है, इतिहास और चिकित्सा शास्त्र में इसकी खासी रुचि थी, तो इसने इसको
बढ़ावा भी दिया। अब अगर और कुछ फैक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो इसने एक बनाया दीवान खैरात। क्या बनाया? दीवान ए खैरात। बेसिकली महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए इसने बनाया दीवान खैरात। ओके। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इसने जगन्नाथ, एक और फैक्ट है कि जगन्नाथपुरी मंदिर को लूटा। ठीक है, क्या फैक्ट है? जगन्नाथ पुरी मंदिर को लूटा था। ठीक है, रोजगार कार्यालय इसने खुलवाया फिरोज तुगलक ने। ठीक है, और क्या किया इसने? मैरिज ब्यूरो, आप कह सकते हैं आज का मैरिज ब्यूरो, वो भी इसने खुलवाया, मैरिज ब्यूरो। ठीक है, इसने लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना की। इसने की फिरोज तुगलक ने PWD की स्थापना की, दीवान खैरात बनाया। ठीक है, इसके जो संरक्षण में थे वो थे जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज। शम्स सिराज। ओके, दीवान खैरात बनाया, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, ये सब आप इसके बारे में जान गए। 5 प्रमुख नहरों का इसने निर्माण भी कराया था। और इसके बाद अगर बात करेंगे आप जैसे तुगलक वंश में, ठीक है, तो तुगलक वंश में फिर आएंगे नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। आखिरी में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ओके, तो अच्छा, फिरोज तुगलक ने ही हज यात्रा में को पहले सरकारी पैसों से शुरू करवाया था। ध्यान रखिएगा, हज यात्रा सरकारी पैसों से। ठीक है, सल्तनत काल का अकबर भी फिरोज तुगलक को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर। ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल का अकबर भी फिरोज तुगलक को कहा जाता था। और इसका जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, इसी के समय तैमूरलंग का अटैक होता है। किसका अटैक होता है? मंगोल था, तैमूरलंग, उसका अटैक होता है। यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद के समय होता है तैमूरलंग का अटैक। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। और इसी के समय मलिक शर्वर ने जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। क्या कर लिया था? जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने? मलिक शर्वर ने। ठीक है, बात करते हैं अब सैयद वंश की। तो संस्थापक था इसका खिजर खां। तैमूर के सहयोग से ये गद्दी पर बैठा, जिसका आक्रमण हुआ था तैमूरलंग का नासिरुद्दीन महमूद के समय। फिर आता है मुबारक शाह, जिसने खुतबा पढ़वाया, सिक्के चलवाए, तारीख़ मुबारक शाही लिखी गई इसके समय में। और इसके लेखक थे याहिया बिन सरहिंदी, इसको इसने संरक्षण दिया। अलाउद्दीन आलम शाह इसका आखिरी शासक था सैयद वंश का। ओके, सैयद वंश के अगर कुछ और फैक्ट की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जैसे ये जो खिज्र खां था वो तैमूर का क्या था? सेनापति था। तैमूर का सेनापति था। ठीक है, इसके बाद एक और फैक्ट कह सकते हैं कि यमुना के किनारे इसने एक शहर बसाया है, मुबारकाबाद। शहर कौन सा बताया? मुबारकाबाद। मुबारकाबाद शहर बसाया यमुना के किनारे सैयद वंश ने। ठीक है, और ये शिया थे। क्या थे? शिया थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो अंतिम शासक था सैयद वंश का वो था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। ओके, अब आगे हमें चर्चा करनी है लोधी वंश की। तो उससे पहले आपने खिलजी वंश पढ़ लिया, तुगलक पढ़ लिया और सैयद वंश भी कंप्लीट कर लिया। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां था, जो तैमूर का सेनापति था। 1414 से 1451 तक इनका टाइम पीरियड रहा। खिजर खां का पुत्र था मुबारक खां, इसने शाह की उपाधि ली और यमुना के किनारे मुबारकाबाद शहर की स्थापना की।
खिज्र खां 1414 से 1421 के बीच में रहा। सल्तनत काल के शासन में एकमात्र सिया वंश था, सैयद वंश। अब इसने सिक्कों पर तुगलक सुल्तानों के नाम उत्कीर्ण बने रहने दिए और इसी के समय तैमूर का आक्रमण हुआ था। इसने अधीनता स्वीकार कर ली और लाहौर और दीपालपुर तैमूर लंग को सौंप दिया। तैमूर लंग वापस चला गया। सैयद वंश का सबसे महान शासक मुबारक शाह को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? मुबारक शाह को सबसे महान शासक माना जाता है। ओके, इसके बाद बात करेंगे लोधी वंश की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोधी वंश की बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करिए, बार बार रिवीजन करिए। पेपर बहुत नज़दीक है, आप लगे रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।